हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। गाइज, आपकी रिक्वायरमेंट पे मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके संस्कृत के पेपर से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें मैं आपको संस्कृत के पेपर का एक सॉल्यूशन करके बताऊंगी, क्योंकि जो आपके कोड आते हैं उसमें आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं, तो आप किस तरीके से संस्कृत का पेपर जेबीटी सेकेंड ईयर में सॉल्व करें। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रिसेंटली संस्कृत ऐड हुई है 1-2 सालों से। तो ये संस्कृत आपकी नॉर्मल संस्कृत होती है, जैसे आप या 5th तक या 8th तक अगर आपको बच्चों को संस्कृत के बारे में कुछ बताना हो या आपका ही नॉलेज चेक करना हो तो उसके लिए संस्कृत को ऐड किया गया है। संस्कृत क्योंकि काफ़ी पुरानी भाषा है, हिंदी से भी पहले की, तो इसलिए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जब हम समझेंगे, टीचर समझेंगे, तभी हम बच्चों को कुछ बता पाएंगे। तो इसलिए ये जो संस्कृत का पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि 35 मार्क्स का आता है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। आपको वो नंबर अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो एज इट इज़ मिल जाएंगे। उसके बाद 20 मार्क्स का आपके पास जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, या फिर आपके जो है 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे 3 दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है मेन हमें एक तो मतलब 4-5 जो कोटेशन है वो हमें ध्यान रखनी है, या फिर जो भी कोई आपके जैसे अगर गीता के ही श्लोक हैं तो कम से कम 5-10 श्लोक जो कि हम लोगों ने पहले स्टडी किए होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं ध्यान में होते हैं, तो हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि इसमें वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज एक बार फिर हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उस तरीके से आप पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगी कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन, आपकी जो यूनिट है, जो भी बच्चे जेबीटी कर रहे हैं या बीएड भी कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको लेसन प्लान क्रिएट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लेसन प्लान क्रिएट करते हैं, कैसे, जैसे उसका टाइम होता है, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य जिसको बोलते हैं, या फिर माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि 15 से 20 मिनट की होती है, इसमें स्टूडेंट भी कम होते हैं। तो जिन बच्चों ने जो, क्योंकि संस्कृत का पेपर आपका लास्ट में है, तो जो बच्चे 6-7 पेपर दे चुके हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से पता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, या फिर लेसन प्लान हम कैसे बनाएं किसी भी चीज़ पे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद फिर आपका आता है इवैल्यूएशन टेक्निक कि आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। उसकी बहुत सारी टेक्निक है, रेटिंग स्केल है, क्वेश्चनरी मेथड है, रिटन टेस्ट मेथड है। तो पहले जो आपके वो पेपर होंगे उसमें आपको काफ़ी लिखना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना मैटर तैयार करना है। उसके बाद फिर एक ये चीज़ आती है कि आप जो भी, जैसे आप हिंदी का पेपर देते हैं या मैथ का पेपर देते हैं, तो उसमें जो है क्या क्या काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। जैसे अगर मैं संस्कृत के ही पेपर की बात करूं तो जैसे बहुत सारे जो है कमीशन बने हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया संस्कृत पे, जैसे राधा कृष्णन आयोग बना है, फिर उसके बाद संस्कृत आयोग भी बना है, तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस तरीके से आप जो है क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। एक फिर व्याकरण पे आता है आपका। व्याकरण जो है, जो लकार है वो आपके फर्स्ट ईयर में थे, आपको भी पता होगा जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे। सेकंड ईयर में जो है आपका अलंकार पूछ लेंगे, आपसे समास पूछ लेंगे, या छंद के ऊपर पूछ लेंगे। अब छंद जो है, जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में या पीजी में संस्कृत ही होती है तो उनको तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे किसी और स्ट्रीम से हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो छंद जो है आप उस तरीके से थोड़ा सा उसके बारे में वैसे समझ लीजिए कि छंद होता क्या है, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो एक बार हम एक पेपर का देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे अभी इसमें जो है हमारे पास एक ये पेपर है जो लास्ट ईयर का ही था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका हम जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको वही यही आते हैं हर, क्योंकि इस पेपर में इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। जैसे आपसे अलंकार समास के बारे में पूछ लेंगे, या कारक के बारे में पूछ लेंगे, या आपको लेसन प्लान जो है वो, या सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे। या फिर आपका जो है आज के टाइम में प्राइमरी लेवल पे या मिडिल लेवल पे आप संस्कृत को किस तरीके से देखते हैं,
तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने की आपके पास जो है पॉसिबिलिटी है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम ये एक पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, ये आपको दिया हुआ है, अन्य पदार्थ प्रधाने कै समास्य भवति। आपको पता है कि समास जो है बेसिकली आपके अवयवी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि होता है। तत्पुरुष के फिर जैसे आगे पार्ट भी होते हैं, नैया तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, तो वो सब चीज़ें। तो हमें पता है कि जैसे अगर इसी में से मैं निकालती हूँ, क्रमधारय समास जो होता है उसमें पहला पद मतलब पहला भाग उसका और दूसरा भाग दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए उसको समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो क्रमधारय तो यहाँ पे है ही नहीं। बहुब्रीहि क्या होता है कि जब आपके दो पद मिलते हैं लेकिन कोई अलग ही मतलब निकलता है उनका, उसको बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे गजानन हो गया आपका, या दशानन हो गया। दशानन मतलब 10 सिर हैं जिसके, किसके थे? रावण के थे। तो यहाँ पर कोई अलग ही चीज निकल के आती है। और द्वंद्व आपका होता है जिसमें बीच में मतलब दोनों चीजें बराबर हो, आपका पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तो और अवयवी भाव में आपको पता है कि पहला पद जो है वो अव्यय होता है। जैसे अव्यय लग के कोई अक्षर आपका शब्द बनेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, क्योंकि अन्य पदार्थ निकल के, अन्य पद निकल के आपके सामने आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, छंदो विहीनम कथ्यते। छंदो विहीनम, पहले तो ये समझिए कि छंद क्या होते हैं। छंद जो है वो आपके किसी भी काव्य में, बेसिकली मेन काव्य ही होता है, उसमें आपका एक गेय मतलब जिसको हम जोड़ सके, जो गाया जा सके, जिसमें रस हो। आप ये चीज समझिए कि अगर हम व्याकरण को समझें तो उसमें 3 जो है संस्कृत के हिसाब से माने गए हैं। सबसे पहला आपका गद्य होता है। गद्य क्या होता है कि आप जिसको वैसे डिफाइन कर सके विचारों में, और पद्य जो होते हैं आपके, हाँ जी। तो मैं आपको बता रही थी कि आपका गद्य क्या होता है, जिसके बारे में आप मतलब जस्ट आपको अपने विचार लिखने हैं, यहाँ पर आपकी कोई भाव की प्रधानता नहीं होती है। और पद्य क्या होता है, ये काव्य से रिलेट होता है। तो जो आपकी गद्य होता है वो छंद विहीन होता है, मतलब आपको उसमें रस की जरूरत नहीं है, किसी भी तारतम्यता जिसको बोल लीजिए कि एक टोनिंग की जरूरत नहीं है आपको। और पद्य होता है जिसमें आपको मतलब इसको पद्य को ये समझ लीजिए कि इसमें छंदों का होना अनिवार्य है ताकि उसमें रस आए, लय आए। तो अगर आपसे छंद विहीन पूछे तो वो आपका जो है गद्य हो जाएगा, और छंदों सहित अगर हम बोलेंगे तो वो आपका पद्य हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि आपके जो है व्याकरण के शिक्षण की सबसे अच्छी विधि या श्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो इसमें जो है आपका, अब व्याकरण शिक्षण हर लेवल पे अलग अलग होता है। आपको पता है कि प्राइमरी लेवल पे कुछ और होता है, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए हमें प्रयोग करना है या खेल खेल में पढ़ाना है, या मिडिल लेवल पे अलग होता है। तो इस तरीके से, तो अगर आपसे व्याकरण शिक्षण की वैसे अगर देखा जाए आपका मिडिल लेवल तक, तो आगमन निगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सूत्र विधि को जो है प्रेफरेंस दिया गया है। तो अगर आपको जो है ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो आप इसमें प्रयोग विधि को ठीक कर देंगे कि जो है आप प्रयोग विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। अब इसने फिर आपका ये क्वेश्चन आ गया, यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान है तत्र कै समास है भवति। तो आपको समास के बारे में ये चीज़ याद करनी ही पड़ेगी कि समास कैसे बनता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय क्या होता है कि उसमें जो है दोनों पक्ष जो है वो जब समानाधिकरण कर्मधारय बनेगा तो दोनों की प्रधानता होगी, या फिर उनमें विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का, मतलब किसी की तुलना अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कर्मधारय जो कि तत्पुरुष का ही एक भाग होता है वो बनेगा। और पहला पदार्थ जो है जहाँ पर प्रधान होता है उसमें अवयवी भाव समास होता है, जिसमें कि पहले आपका अव्यय लग जाता है। तो इस तरीके से अब धातुतः पूर्व कस्य प्रयोग है भवति, कि धातु से पहले किसका प्रयोग होता है। हम सबको पता है कि जो पहले आता है वो उपसर्ग होता है और जो बाद में आता है वो प्रत्यय होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अष्टाध्यायी जो है वो किसकी रचना है, आपको पता है, सब जानते हैं कि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अब एक ये चीज़ है व्याकरणम समृतम,
रिक्त स्थानम पूर्यते है कि व्याकरण जो है जिसमें हम शब्दों का, विचारों का, या जैसे शब्द किस तरीके से मिलाएं उनका ध्यान रखेंगे। तो ये एक आपका लाइन बन जाती है कि मुखम व्याकरणम समृतम, मुखम व्याकरणम समृतम। तो जब आप इसको जो है सेकेंड ईयर की संस्कृत को स्टडी करेंगे तो ये लाइन आपको बहुत बार मिलेगी। तो उसके बाद जो है आपका जैसे ये लिखा है आपको, तद दोषो शब्दार्थो सगुणो पुनरन अलंकृति स्वापी काव्यम। तो ये मम्मट जो थे वो आपके जो है काव्य में इनको जैसे श्रेष्ठता मिली थी, या काव्य के ये श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं आचार्य मम्मट। उन्होंने कहा है कि काव्य जिसमें शब्दों में कोई दोष ना हो उसको काव्य बोला गया है, और शब्द ही बार बार से उन चीज़ों को अलंकृत करें। तो जिन शब्दों में दोष नहीं होता और वो अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं किसी भी काव्य को, किसी भी लाइनों को बेसिकली, तो उसको काव्य कहा जाता है। तो ये मम्मट ने कहा था, आचार्य मम्मट ने इस लाइन को जो है बोला था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे आपका ये एक आपको जो है गीता का श्लोक दिया हुआ है, नैनम छिदंती शस्त्राणी, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ये। तो ये आपसे पूछा है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो हम सबको पता है ये गीता से लिया गया है, गीता है। अब देखिए इसमें छंदो सहितम कथ्यते, कि जिसमें छंद होते हैं वो क्या होता है, तो हमें पता है वो पद्यम होता है। पद्यम गद्यम चंपू, चंपू क्या होता है, गद्य पद मिक्स होता है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंपू क्या काव्य किसे कहते हैं, तो चंपू काव्य जो है वो आपका गद्य पद्य का मिश्रित रूप है। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपका क्रियान्वी भवती। क्रियान्वी भवती क्या होता है, क्रियान्वी मतलब कि जिसमें क्रिया के बारे में बताया जाए तो उसे कारक बोलते हैं। कारक जो है किसी क्रिया के होने ना होने का, जिससे आपको पता चलता है। अब अगला क्वेश्चन जो है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कारक। संस्कृत भाषायाम कति कारकाणी संति। आपको पता है वैसे हिंदी में जैसे 8 कारक होते हैं, तो संस्कृत में 6 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषम्यादि बोधक को और संबंध बोधक को कारक नहीं माना जाता। तो उन दोनों को छोड़ के 6 बच गए, तो आपके षट कारक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका अलंकरोति ति कै भवति। इसका मतलब क्या होता है कि अलंकृत कौन करता है, तो हमें पता है कि अलंकृत अलंकार करते हैं, कि हम जब भी किसी चीज़ को कुछ उपमा देना चाहे या किसी के बारे में कुछ बोलना चाहे, या जैसे ईद का चांद ऐसे बोल देते हैं, तो हमने किसी को जैसे चांद से उसकी उपमा कर दी है, या मुख चंद्रमा के समान है, तो इस तरीके से ये आपका अलंकार हो जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आता है कि आपसे जो है छंदों में वर्ण पूछ लिए जाते हैं कि किस छंद में कितने वर्ण हैं, तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। जैसे अनुष्टुप छंद होता है उसमें 8 वर्ण होते हैं, और उसके बाद इंद्रवर्जा होता है उसमें 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वर्जा होता है उसमें भी 11 होते हैं। उपजाति होता है वो इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिक्स होता है, पर उसमें भी 11 ही होते हैं। तो आपको जो है ये पहले ही दिया होगा कि छंद में किस छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे दिया है कि कोई भी समास आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा उसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें जो है कौन सा समास होता है। तो समास आपको पहचानना है, मतलब आपको समास करने पड़ेंगे तभी आप बता पाएंगे। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, इसमें कोई अन्य ही पद निकल के आ रहा है, विष्णु भगवान से जो है ये लिया गया है, विष्णु भगवान को ही पीताम्बर कहा जाता है। तो यहाँ पर पीले हैं वस्त्र जिसके बहुब्रीहि आपका समास हो गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताती हूँ कि आप वो चीज़ें ध्यान रखें ताकि वो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए पेपर में। तो हम थोड़ा सा जो है अभी देखते हैं, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन पे ही अगर हम आए तो किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे जो है लेसन प्लान के ऊपर, या जो है आपका माइक्रो टीचिंग इवैल्यूएशन टेक्निक जो है, या आपके पास जो है कौन कौन सी स्किल हैं, जैसे पाठ प्रस्तावना है, या आपका जो है इंक्वायरी मेथड है, या उदाहरणों से आप एग्जाम्पल से उदाहरण दृष्टांत कौशल है आपका, या एक्सप्लेनेशन स्किल है। तो इन चीज़ों के बारे में जो स्टूडेंट जेबीटी बीएड कर रहे होते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि
कौन सी जो है टेक्निक वो आपको लेनी है। उसके बाद आपका एक यूनिट में जो है आपके कि आप गुड क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करते हैं, तो वो आपसे जो है गुण दोष उनके जो है वो पूछ लिए जाएंगे। तो इसके बाद जो है कुछ ये मतलब विचार हैं जो कि बोले गए हैं काव्य के बारे में, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे विश्वनाथ ने क्या कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, कि काव्य जो है जो वाक्य रस से भरे होते हैं वो काव्य होता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है शांति में शब्दतः भावोद्रेक, मतलब जब आप शांत होते हैं तो कुछ ना कुछ विचार आपके बाहर आते हैं तो वो ही काव्य है। कार्लाइल ने कहा है कि संगीत में विचार को काव्य कहते हैं। जॉनसन ने छंदोबद्ध रचना। अब ये वही आपका जो है मम्मट का आ गया है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणो पुनरन अलंकृतो क्वापि काव्यम, कि जिसमें जो है शब्द दोष से रहित होते हैं और वो काव्य को अलंकृत करते हैं, उनको उन शब्दों को काव्य कहा गया है। उसके बाद जैसे आपकी शैलियाँ पूछ लेंगे कि जैसे आपका व्याकरण शिक्षण की कौन सी बेस्ट जो है आपकी बेस्ट तरीका है, जैसे प्रयोग विधि है या किसी भी तरीके की, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से। उसके बाद जैसे एक ये आपका आ गया कि मुखम व्याकरण समृतम, मुखम व्याकरण समृतम, ये लाइन आप जो है याद रखेंगे, मुखम व्याकरण समृतम। उसके बाद हमारे जो है इसमें संस्कृत में आपको पता है कि वेद हमारे 4 होते हैं। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से है। तो वेदों के फिर आगे 6 अंग बताए गए हैं ताकि हम वेदों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वेदों के जो अंग है उनको वेदांग कहते हैं। वो 6 वेदांग आपको ध्यान रखने होंगे कि शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। निरुक्त जो है वो आपका भाषा ज्ञान है, या सबसे पहले भाषा, संस्कृत भाषा के बारे में आपको जो है कैसे पढ़ना चाहिए उसको, तो ये इस तरीके से आपको बताया गया है। उसके बाद जो है आपका छंद शास्त्र, छंद शास्त्र, ये चीज़ आपको बताई गई है। तो 6 वेदांग हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद अब हम व्याकरण पे आते हैं, तो थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण के बारे में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले बृहस्पति ने इंद्र को बताया था। संस्कृत की व्याकरण की बात कर रही हूँ मैं, और इंद्र ने फिर भारद्वाज को दिया था। तो यहाँ से फिर आपका जो है इंद्र को ही पहला व्याकरण माना गया है, मतलब जिसको सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान था संस्कृत की, वो कौन थे? इंद्र थे। सायन के अनुसार जो सायन है उन्होंने इंद्र को पहला व्याकरण माना है, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि इंद्र प्रथम व्याकरण किसके अनुसार थे? आपको दे देगा जो है ऑप्शन में सायन के अनुसार, मम्मट के अनुसार, या कोई भी जो है आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सायन के अनुसार इंद्र पहले व्याकरण थे जिनको व्याकरण का ज्ञान हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ से आपकी व्याकरण शास्त्र की जो है 2 शाखाएं निकल जाती हैं, एक तो इंद्र और एक माहेश्वर। तो जो माहेश्वर थे, इंद्र में भी आपको जैसे 8 से 10 जो है, जैसे अंगीरा, भृगु, इस तरीके से जो है इंद्र जो प्रणाली थी उसमें इंद्र ने इन लोगों को मतलब इन ऋषियों को ज्ञान दिया था। उसके बाद जो है व्याकरण शास्त्र जो है वो इंद्र और माहेश्वर प्रणाली 2 इसकी ब्रांच आ जाती हैं। पाणिनि जो थे जिन्होंने कि अष्टाध्यायी लिखा था, वो माहेश्वर ब्रांच से थे। माहेश्वर जो है वो उस भाग से थे। अब अष्टाध्यायी जो है उसमें आपके 3974 3000 ये आपका 3974 जो है आपका 3974 आपके सूत्र हैं, 32 पद हैं, 8 अध्याय हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मुनित्रय किसे कहते हैं? मुनित्रय मतलब 3 मुनियों का जो, या 3 जो संस्कृत के अगर अकॉर्डिंग हम चले कि मुनित्रय किसे कहा गया है, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो कारक आपको मैंने अभी बताया था कि संस्कृत में कारक आपके 6 होते हैं। संबोधन और विषम्यादि बोधक को यहाँ पे कारक नहीं माना गया है। आपके लकार जो है वो 10 होते हैं। ये जैसे लोट लकार, लिट लकार आपका, जिसमें कि ये
एक वचन, बहुवचन, द्विवचन होते हैं इस तरीके से, जिसमें आपके लकार भी आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस तरीके से हम जिसमें जो है किसी भी धातु और क्रिया का जो भी आपको एक पैटर्न है वो आपने, अगर आप सेकेंड ईयर का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट ईयर में पेपर दिया होगा तो वो सब हम जानते हैं कि जैसे गच्छ है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस तरीके से। तो उपसर्ग जो है आपके वो संस्कृत में 22 हैं, उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि व्याकरण शिक्षण की किस तरीके से जो विधियां हैं, आगमन निगमन है, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो वहाँ पे आपकी सूत्र विधि है। तो और सबसे पहला जो आपका छंद शास्त्र माना गया है वो जो है पिंगल का छंद शास्त्र है। पिंगल का छंद शास्त्र है जिसके रचयिता पिंगल मुनि है। तो उसके बाद जो है आपका एक वर्ड आता है हमारा संस्कृत में शलाका परीक्षा। शलाका जो होती है वो सलाई होती है। सलाई मतलब कि जिसकी शार्प, जिसका माइंड होता है, उसका मूल्यांकन हम कैसे करें। जैसे कई बार होता है कि हम क्लास में किन्हीं बच्चों से पूछते हैं तो वो फटाफट जवाब दे देते हैं, तो वो एक शलाका परीक्षा होती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपके छंद हैं उनमें कितने वर्ण होते हैं वो आप याद करेंगे। जैसे अनुष्टुप छंद है उसमें 8 वर्ण होते हैं, इंद्र वर्जा में 11 होते हैं, तो ये चीज़, और उपेंद्र वर्जा में 11 होते हैं। उपजाति, तो आप जो है ये इसमें जो छंद होते हैं उसके वर्णों की संख्या भी आप याद रखेंगे क्योंकि एक एक नंबर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुष्टुप छंद है उसमें 8 वर्ण होते हैं, इंद्र वर्जा में आपके 11 होते हैं, उपेंद्र वर्जा में 11 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, और मालिनी में 15 होते हैं, मंदाकृता में जो है 17 होते हैं, शिखरणी में 17 होते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपके जो है कुछ क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के यहाँ से बन जाने की उम्मीद है। होप सो आपको वीडियो पसंद आए और आपके पेपर के लिए ये बेनिफिट हो। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।